हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम है, आपका जो एनसीएल एचईएमएम का पेपर है, वो करीब करीब 8 से 14 नवंबर के बीच होने वाला है। तो अपनी तैयारी पूरी 100% रखिए भाई, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। करीब करीब 60 डेज का टाइम बचा है, 60 दिन का समय बचा है, 2 महीना। और 2 महीने का जो समय होता है एग्जाम से पहले, वो कुछ नया पढ़ने का तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए, आपको अगर 2020 के एचईएमएम एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको ये 60 दिन कुछ नए तरीके से प्लान करना होगा। इसका कुछ नया टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा कि इन 60 दिनों में ऐसा क्या करें कि एनसीएल एचईएमएम का एग्जाम जो है वो 100% आप क्वालिफाई कर लें। देखिए, मैं आपको करीब करीब कुछ 3 बातें बताने जा रहा हूं। अगर आप उन 3 बातों को फॉलो कर लिए, तो ये मान के चलिएगा आपका एनसीएल एचईएमएम में 100% सिलेक्शन तो पक्का ही है। क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि एग्जाम के लिए तो टाइम नहीं बचा है, बट किताबों को देखें, लूसेंट को देखें, तो अभी चीजें बहुत ज्यादा बची हुई हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी कंफ्यूज भी हैं कि क्या पढ़ लें और क्या छोड़ दें। तो चलिए, मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं और वो 3 बातें भी बता रहा हूं जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीएल ने सिलेबस बोल रखा है, वो सिलेबस क्या बोल रखा है। फिर आपको बताते हैं कि ये जो आपका 2020 का जो नया पेपर का पैटर्न है वो कैसा होगा। देखिए, जो एनसीएल ने आपका ऑफिशियल सिलेबस दिया है, उसमें देखिए कॉमन पेपर है सारे ऑपरेटरों के लिए। सभी ऑपरेटरों के लिए कॉमन पेपर है। आपको पता है पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन होगा। जो पेपर 1 है सबके लिए कॉमन होगा। और पेपर 2 है, जो पेपर 2 है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग लाइन ऑपरेटर के जो अप्लाई कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको देना है। तो ये जो पेपर 1 होता है कॉमन होता है, यानी कि आप सभी को देना है। जो भी ड्रिल के हैं, डंपर के हैं, ड्रग लाइन के हैं, डोजर, ग्रेडर, किसी चीज के हैं, तो आपको पेपर 1 मैंडेटरी है। उसमें देखिए जो सिलेबस कह रखा है एनसीएल, वो क्या कह रखा है। पहला तो जो पार्ट को इंग्लिश हिंदी को बोल रखा है कि 10th स्टैंडर्ड ग्रामर नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेट्रा। 10वीं मानक व्याकरण, हिंदी और अंग्रेजी आदि का ज्ञान। देखिए, ये एनसीएल का सिलेबस है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मैं आपको बताऊंगा कि अभी 2 महीने में आप ऐसा क्या कर लीजिए कि आपका काम हो जाए, बिकॉज ये सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट कर पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। 18 से 20 घंटे पढ़ेंगे तब जाके ये सिलेबस कंप्लीट होगा। और बहुत सारे बच्चे तो तैयारी अब स्टार्ट किए हैं, जो कि एग्जाम 2 महीने बचे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मार्च में फॉर्म आया था, मार्च 2020 में, तब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरा जो इन्होंने टॉपिक बोल रखा है, ये बोल रखा है जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। देखिए, यहाँ जनरल नॉलेज बोल रखा है, यानी कि सामान्य ज्ञान बोल रखा है। जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस, सामान्य अध्ययन, इस टाइप की चीजें, ये कुछ भी नहीं बोल रखा है। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। और मेंटल एबिलिटी कुछ नहीं होता है, रीजनिंग को ही मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है। और मानसिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और मानसिक क्षमता। और जो तीसरा जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ्स, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें जनरल मैथ्स और कैलकुलेशन के बारे में बात कर रखा है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक का अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो भैया ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, एलसीएम, एचसीएफ, तो ये सारे अरिथमेटिक में आते हैं। उसके अलावा ये कह रखा है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रायंगल्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड सिंपल प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट एक्सेट्रा। हिंदी में बात करें तो सामान्य गणितीय गणना, 10वीं मानक अंक गणित गणना। 10वीं मानक मतलब 10वीं क्लास तक अरिथमेटिक, जिसमें होता है प्रतिशत, लाभ हानि, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, एलसीएम, एचसीएफ, यानी कि लसपा मसपा जिसको बोलते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद दूरी, विस्थापन, गति वेग, सापेक्ष वेग, त्वरण संबंधित समस्याएं, त्रिकोण, सरल त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, आंकड़े और एकल घटना पर सकल संभाव्यता समस्या आदि। तो ये तो देखिए जीएस का सिलेबस था। और एक चौथा और डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक अवेयरनेस। फिर मैं आपको इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजें बताता हूं कि कौन सा टॉपिक है, उसको कवर कर लीजिए अगर आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं तो। देखिए, अगला जो है हमारा वो ट्रैफिक अवेयरनेस है, यानी कि अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स, परमिसेबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशंस, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स एक्सेट्रा। यातायात नियमों और संकेतों के प्रति जागरूकता, उत्सर्जन मानक, ड्राइविंग नियम, सुरक्षा नियम, विभिन्न यातायात संकेतों का अर्थ, विभिन्न स्थानों पर अनुमत गति, वाहनों के लिए भारतीय उत्सर्जन मानक आदि। तो ये तो देखिए एनसीएल ने जो सिलेबस अपने वेबसाइट पे दे रखा है, ये वो है।
बट अगर हम ये देखें कि इसको कंप्लीट करने के लिए 60 दिन हमें है, तो 60 दिन में देखिए बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा आप 100% कंप्लीट कर सकें। बट हाँ, एनसीएल के पिछले पैटर्न को देखते हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप वो कर लीजिए एटलीस्ट, और अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पहले उसको करके देख लीजिए और कोई भी पिछला पेपर उठा लीजिएगा, या मार्केट में बहुत सारी एनसीएल की जो टेस्ट सीरीज चल रही है आप कोई भी देख लीजिएगा, आपका स्कोर कहीं ना कहीं 90+ बन रहा होगा। और आपको पता है इस बार करीब 73,000 यानी कि 73,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिलअप कर रखा है, और करीब करीब कुछ मान के चलिए कि 60,000 लोग तो पेपर पक्का देने वाले हैं। और 60,000 लोग पेपर जब देंगे तो पेपर ऑब्वियस सी बात है आसान तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पेपर जो आएगा वो आपका डिफिकल्ट ही बनेगा, और डिफिकल्ट बनने के बाद भी कट ऑफ जो है पिछली बार की तरह कम बिल्कुल नहीं जाएगा, कट ऑफ कहीं कहीं जाके 70 से 80 के बीच में बनते रहेगा। और बात करें हम ड्रिल की, तो ड्रिल के बारे में आपको पिछली बार भी पता है, और ड्रिल के बारे में इस बार भी कट ऑफ कुछ उसी तरीके का जाएगा। और जो हमारा स्कोर 85+ का है वो हमारा सेफेस्ट है, यानी कि सबसे सेफ स्कोर 85+ का है। अगर आप 85 स्कोर करते हैं, 85+ स्कोर करते हैं जनरल कोटा में, तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं, एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उसको कर लीजिए, फिर मैं आपको वो 3 बातें बताता हूं जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में बात करें तो सिलेबस में जो बोल रखा है वो आपको ग्रामर बोल रखा है, बट आपको क्या लगता है कि ये आप अगले दिन में 60 दिन में ग्रामर कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रामर वो चीज है जब आप एक बार करना है और 5 बार रिवाइज करना है, और एक बार करने के लिए ही समय नहीं है तो 5 बार रिवाइज कहां से हो पाएगा। तो कुछ नहीं करना है तो आपको एंटोनिम्स और विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप एंटोनिम्स करीब करीब 400 से 500 वर्ड का कर लीजिएगा। 400 से 500 वर्ड कहीं भी मिले, कुछ भी मिले आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं अपने ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूंगा अगर नहीं है आपके पास तो। बाकी सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये भी आप करीब करीब 200 से 300 वर्ड का कर लीजिएगा। और इंग्लिश से हिंदी वर्ड, यानी कि कुछ वर्ड इंग्लिश में दिए होते हैं उसका हिंदी मीनिंग पूछता है, और कुछ वर्ड हिंदी में दिए होते हैं उसका इंग्लिश मीनिंग पूछता है। तो कुछ नहीं भी मिला के ये दोनों तो करीब करीब 200 से 300 वर्ड कर ही लीजिएगा। अगर आप इतना मिनिमम इतना कर लिए तो आप इंग्लिश और हिंदी में बात बन जाएगी। और पिछली बार की तरह आप ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि इंग्लिश हिंदी में जो कम कम नंबर के 3-3 नंबर के आए थे तो उस तरीके के कुछ आएंगे। देखिए, पेपर पैटर्न भाई इस बार पक्का बदलेगा, 100% चांस है कि बदलेगा, क्योंकि एनसीएल ने ये हमेशा किया है, हर बार ये कर रखा है। अगर आपको बता दूं कि एनसीएल का जो 2019 से पहले जो पेपर हुआ था एनसीएल एचएमएम का, उसमें उन्होंने सिर्फ जीके पूछा था और उसके साथ साथ ट्रैफिक अवेयरनेस पूछा था। बट जो हमारा 2019 का पेपर है उसमें जीके भी पूछा, ट्रैफिक अवेयरनेस भी पूछा था, और इंग्लिश भी पूछा था, हिंदी भी पूछा था, मैथ भी पूछा था, मैथ भी पूछ लिया था, और रीजनिंग भी पूछ लिया था। तो आप खुद सोचिए कि इसका सिलेबस कहां तक पहुंच गया। और पिछली बार आपको पता है यार, पेपर बहुत जल्दी में बना था, तो कुछ चीजें वो सेटअप नहीं कर पाए थे, जितने क्वेश्चन डाल सके वो डाल दिए थे। बट इस बार कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि जीके के भी कुछ बराबर क्वेश्चन है, और ट्रैफिक अवेयरनेस के भी कुछ बराबर क्वेश्चन है, मैथ के भी कुछ बराबर क्वेश्चन है, और रीजनिंग के भी कुछ बराबर क्वेश्चन है, और इंग्लिश हिंदी के भी कुछ बराबर क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है वो 20-20 क्वेश्चन सारे से दे सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है 50 क्वेश्चन इसमें से दे सकते हैं, और बाकी 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन सारे में से दे सकते हैं। तो पेपर का पैटर्न इस बार पक्का कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि अंदर में बातचीत चल रही है कुछ ऐसी, और अभी मुझे भी कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं पता। अगर मुझे कुछ पता चलेगा पेपर के पैटर्न के बारे में तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। बट आप बी प्रिपेयर्ड रहिए, आप किसी भी टॉपिक को छोटा या किसी भी टॉपिक को बड़ा मत समझिए। आप 100% सारे सब्जेक्ट्स को 100% करके चलिए। अगर बदला भी सिलेबस तो कोई बात नहीं, हम तो कर ही लेंगे। चलिए हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जीके में अगर हम उसका सिलेबस देखें तो जीके में वहां जो बोल रखा है, तो सिलेबस तो बहुत ज्यादा डिटेल में बोल रखा है। बट सबसे पहले आप ये समझिए कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि भूगोल हिंदी में बोलते हैं। पॉलिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको राजनीति बोलते हैं। हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको इतिहास बोलते हैं। साइंस आपको पढ़ना है, जिसको विज्ञान बोलते हैं। स्टैटिक जीके हम आगे बात करेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में अभी छोड़ दीजिए, हम लोग लास्ट में भी बात करते हैं। बाकी ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी है तो। और अगर आपको सब्जेक्ट्स या सिलेबस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम है और चीजें बहुत मुश्किल नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप 90+ ला पाएंगे, तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो हम लोग कुछ क्रैश कोर्स टाइप का एक बैच चला लेंगे लाइव क्लास का, और हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलेबस के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, अभी आप बिल्कुल टॉपिक को समझ लीजिए, फिर आप अपनी तरफ से भी टाइम दीजिए। अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसमें ये टॉपिक तो बिल्कुल खत्म कर लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके बारे में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ज्योग्राफी की,
जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल। देखिए, अगर पूरा भूगोल खत्म करने बैठेंगे तो बिल्कुल वो 2 महीने में भी पॉसिबल नहीं है। और आप अभी फिलहाल में क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ एटलीस्ट उसे कर लीजिए और पिछला पेपर एक बार देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि आपका काम हो गया है, मतलब सिलेबस आपका ज्योग्राफी में लगभग मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो पहला तो है इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज यानी कि भारत के बारे में पढ़ लीजिए और पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में, देशों के बारे में। देखिए, जब भी भारत और पड़ोसी देशों के बारे में शुरू करेंगे आप, उससे पहले आपको 2 चीज और पढ़ना है, कंटिनेंट्स के बारे में और ओशियंस के बारे में। कंटिनेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाद्वीप, और ओशियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, महासागर। देखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये आपको देखना ही है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे गहरा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है। और कंटिनेंट को भी देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। ये चीजें आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, आबादी के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं भी कीजिएगा तो भारत का 10 मैप ले लीजिएगा, 10 नक्शा भारत का ले लीजिएगा, 10 मैप ऑफ इंडिया, और 10 मैप आप ले लीजिएगा वर्ल्ड का, 10 वर्ल्ड मैप। 10 आप भारत का नक्शा ले लीजिएगा और 10 विश्व का नक्शा ले लीजिएगा। विश्व के नक्शे पे भी बहुत सारे देश हैं। गूगल आप चलाते ही यार, मोबाइल स्मार्ट हर किसी के पास है। तो चीजें एक एक कंट्री को चूज करिए, वहां जो बड़े बड़े देश है उसका नाम लिख लीजिए, उसको सिर्फ देखते रहिए, क्योंकि पिछली बार भी देखा था आपने, करीब करीब 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे ऐसे। तो उससे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। बट वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल में नहीं जाना है, आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि जीके की बात करा, जनरल अवेयरनेस की बात नहीं किया है यहाँ। और अगला हम बात करें तो अगला आपको जो करना है वो इंडियन स्टेट्स के बारे में, यानी भारतीय राज्य के बारे में। इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स एंड आइलैंड्स के बारे में, यानी कि भारतीय राज्य, भारतीय राज्य और द्वीप के बारे में। देखिए, भारतीय राज्य इंडियन स्टेट्स के बारे में कर लीजिएगा और द्वीपों के बारे में पढ़ लीजिएगा। 2 द्वीप है हमारे, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है और हमारा जो दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके साथ साथ 1-2 और आइलैंड है, जैसे न्यू मूर आइलैंड है और एक और है, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, डिटेल्स वगैरह देख लीजिएगा। कुछ चैनल्स पास होती है वहां से, वो कौन से चैनल है, कितने डिग्री का चैनल है, वो सब भी याद कर लीजिएगा। और नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी आप देख लीजिएगा, जो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ लगता है, सबसे कम किसके साथ लगता है, और कितने कितने जो राज्य हैं हमारे पड़ोसियों के साथ सटते हैं। और इंडियन स्टेट्स में आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है। और आबादी के हिसाब से भी देख लीजिएगा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। और फिर हम आगे बात करें तो आपको देखना है ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि परिवहन, भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, भारत में परिवहन, भारत में परिवहन। देखिए, परिवहन अगर हम बात करें भारत में, इंडिया में अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो करीब करीब 4 तरीके की हमने बात की थी। एक है रोडवेज है, जो सबसे पहला जो हमारा है रोडवेज है। दूसरा जो हमने बात की थी वो रेलवेज था। तीसरा जो हमने बात की थी वाटरवेज था, यानी कि जल मार्ग। और चौथा हमने बात की थी जो एयरवेज था, यानी कि वायु मार्ग। आपको रोड वगैरह से, रेल वगैरह से सब चीज याद रखना है। पहली ट्रेन कौन सी थी, पहला स्टीम इंजन कौन सा था, सबसे पुराना इंजन कौन सा है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है। नेशनल हाईवे मतलब क्या होता है, जीटी रोड मतलब क्या होता है, जीटी रोड सबसे पहले किसने बनवाया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है। ये सब चीजों के बारे में भी एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आगे है हमारा सोलर सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल, सौर मंडल बोलते हैं। सौर मंडल के बारे में सारा चीज पढ़ लीजिएगा। जब आप सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमारा चांद भी आता है, मंगल भी आता है, बुध भी आता है, शुक्र भी आता है, यानी कि हमारे सारे प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी से लेकर नेपच्यून तक, और सन भी आता है। तो हमारे जो इसरो के मिशंस बने हैं इस पे सारे पढ़ लीजिएगा, सारे देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 4 मिशन ही है। चंद्रयान 1 देख लीजिएगा, चंद्रयान 2, मंगलयान देख लीजिएगा, आदित्य L1 प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा, कब क्या चीजें, डेट वगैरह सब चीज कब किया गया है। जो अगला चीज है जो आपको देखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम यानी कि नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। और नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसी में आपको पढ़ना है लेक्स के बारे में।
लेक्स यानी कि झील के बारे में पढ़ना है, डैम के बारे में पढ़ना है, जितने डैम उस पे आते हैं, और मेजर मेजर नदियों के बारे में पढ़ना है। बहुत डिटेल में छोटी छोटी नदियों को ढूंढ ढूंढ के नहीं पढ़ना है। और कुछ जलाशयों के बारे में पढ़ना है। बहुत जगह कुछ रिजर्वायर्स बनते हैं, रिजर्वायर के बारे में पढ़ना है। रिजर्वायर के यानी कि जलाशय जिसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप इसमें एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ साइट है हमारी जो यूनेस्को में शामिल है, UNESCO, जो कि हमारा विश्व की धरोहर है। तो उसमें आपको पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में भी कुछ साइट्स हैं कौन कौन सी हैं। और दूसरा है कुछ रामसर वेटलैंड, आपने सुना होगा रामसर वेटलैंड। रामसर वेटलैंड क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसको रामसर आर्द्र भूमि। तो इसके बारे में भी देख लीजिएगा, रामसर आर्द्र भूमि में कौन कौन से जगहों को, कौन कौन से रिजर्वायर को रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। अगर आप लूसेंट वगैरह जिससे पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये चीज पहले सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा, बाकी की चीजें बचेंगे, टाइम बचेगा तो आप देख लीजिएगा बाकी की और भी चीजें। उसके बाद मैं अगले पेज पे ही लिख देता हूं। उसके बाद आप जो पढ़ेंगे वो माउंटेन्स के बारे में, यानी कि पहाड़ों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में। पहाड़ों के बारे में जब पढ़ेंगे तो पासेस के बारे में पढ़ लेंगे। पहाड़ों में कुछ पासेस यानी कि दर्रों के बारे में। जो दर्रे होते हैं जो पहाड़ों के बीच में होते हैं, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करते हैं, उसको दर्रा बोलते हैं। तो आप दर्रों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप पढ़ लेंगे सॉइल और क्रॉप्स के बारे में, सॉइल एंड क्रॉप्स यानी कि मिट्टी के बारे में और फसल के बारे में। देखिए मिट्टी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 5-6 टॉपिक हैं, 5-6 बस टाइप की मिट्टी है, आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और फसल के बारे में आप देख लीजिएगा कि कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है, कौन सा फसल किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है और कौन सा फसल किस राज्य में सबसे कम होता है। जैसे चावल सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, चीनी सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, जूट सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होता है, रुई सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है। तो वो सब चीजें आप इसमें देख लीजिएगा, सारा चीज डिटेल में। और स्टेट और प्रोडक्शन देख लीजिएगा दोनों, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है प्रोडक्शन के हिसाब से, कौन सबसे ज्यादा पैदा करता है और कौन सबसे कम पैदा करता है। उसके बाद आप स्पीयर के बारे में भी देख लीजिएगा। स्पीयर जो हमारी धरती है उसके पीछे कुछ स्पीयर होते हैं ऐसे इस तरीके के, यानी कि मंडल होते हैं। आपने कुछ सुना होगा कि मेसोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी में भी कुछ इसी तरीके के नाम है, मेसो क्षेत्र, समताप मंडल, इस तरीके की। उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। स्पीयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्पीयर से क्वेश्चन बनेगा ही, इसको मंडल बोलते हैं हिंदी में। स्पीयर से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कोल के बारे में प्लस मिनरल्स के बारे में। अब भैया कोल क्या होता है, तो कोयला के बारे में, और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। मिनरल्स को बोलते हैं खनिज, खनिज। तो कोयले के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। तो भैया ऐसा क्यों पढ़ना है, तो देखिए आपकी जो नौकरी लगेगी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वो कोयले की फैक्ट्री है, यानी कि कोयले का ही प्रोडक्शन होता है वहां पे, जमीन से कोयला ही निकाला जाता है। तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन तो पूछेंगे उससे रिलेटेड। उसके बाद जो चीजें बच जाएंगी तो आप PSUs के बारे में पढ़ लीजिएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाई होती है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यानी उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं जिसको। इसमें जब इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, भारत में कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है PSU में, जिसमें मिनी रत्न, मिनी रत्न, मिनी रत्न, महारत्न, महारत्न और नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न। तो भाई NCL आपको पता है कि मिनी रत्न कंपनी है, तो मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न, इन तीनों के बीच में आपको पता होना चाहिए। और कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि जिसको CIL बोलते हैं, और इसकी जितने भी सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरीज कंपनीज है, जैसे कि NCL हो गया, CCL हो गया, BCCL हो गया, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल रखिएगा। और कोयला के बारे में जब भी आप पढ़ें और मिनरल्स के बारे में जब भी पढ़ें तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में प्रोडक्शन होता है, कोयला नगरी किसे बोलते हैं। मिनरल्स के बारे में लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कौन से राज्य में होता है, उसके बारे में भी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी में आपको, भूगोल में इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, आपका ज्योग्राफी लगभग आपके NCL के लिए कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो दूसरे पेपर होते हैं रेलवे वगैरह में, उसमें तो ज्योग्राफी और ज्यादा पूछी जाती है, तो उसके लिए आपको और पढ़ना होगा। अगला आपको बता देता हूं, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है जो पॉलिटी बोलते हैं, पॉलिटी के बारे में बता देता हूं। पॉलिटी यानी कि राजनीति,
राजनीति के बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, किसको हटा दिया गया, एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। उसके बाद जो आपको पढ़ना है प्रधानमंत्री, पीएम, मुख्यमंत्री, सीएम, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के, प्लस जो है लोकसभा के मेंबर, प्लस राज्यसभा के मेंबर जो हैं, राज्यसभा। इन सब को बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ये सब चीजें देख लीजिएगा कि पीएम बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, प्रेसिडेंट, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए। उसके बाद हल्का हल्का डिटेल भी इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, पोस्ट्स के बारे में। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आधिकारिक भाषा के बारे में, आधिकारिक भाषा के बारे में। उसके बाद जो आपको पॉलिटी में पढ़ना है यानी कि राजनीति में पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम्स यानी कि सरकारी योजनाओं के बारे में, सरकारी योजना के बारे में। जितनी सारी योजना होती है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वरोजगार योजना, ये सब बहुत सारी हैं, तो उसके बारे में एक एक बार डिटेल देख लीजिएगा, कौन सा सरकार का है, कौन सा केंद्र सरकार का है, कौन सा राज्य सरकार का है। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो पढ़ना है आपको हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को पता है सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है कि भैया जो लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना है कि कितने मेंबर्स हैं उसमें। फिलहाल में दोनों चीज आप पढ़ लीजिएगा, अभी फिलहाल में कितने हैं और कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पढ़ना है उसके बाद राज्यों के बारे में, मैं यहां लिख देता हूं, राज्यों के बारे में यानी कि स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। और स्टेट्स के बारे में क्या पढ़ना है, देखिए कुछ स्टेट्स में बाईकैमरल है, बाईकैमरल, और कुछ स्टेट में यूनिकैमरल है। बाईकैमरल और यूनिकैमरल क्या होता है, देखिए बाईकैमरल मतलब होता है द्विसदनीय, द्विसदनीय यानी कि जहां दो दो सदन होते हैं। और यूनिकैमरल में क्या होता है, एक सभा होती है, एक सभा होती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कौन कौन से स्टेट में ये चीजें हैं, जैसे उसका शॉर्टकट आप याद रखिएगा, TAJ, ताज कुंभ, ताज कुंभ से याद रखिएगा, ताज KUMB, ताज कुंभ से याद रखिएगा। T से तमिलनाडु है, A से आंध्र प्रदेश है, J से जम्मू कश्मीर था बट अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो अब वो नहीं है, K से हो गया कर्नाटक, U से हो गया उत्तर प्रदेश, M से हो गया महाराष्ट्र और B से बिहार हो गया। तो ये कुछ करीब करीब 6 राज्य हैं जिसमें आपका बाईकैमरल है। बाकी के जो हमारे 28 राज्य में से बच गए हैं वो सारे यूनिकैमरल है, जहां एक सभा है। इन्हीं 6 में सिर्फ ये द्विसदन है, यानी दो दो सदन है। तो आपको जो पढ़ना है पॉलिटी में, राजनीति में, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको खत्म कर लीजिएगा। देखिए डेली भी अगर पढ़ें तो दो दो टॉपिक ये खत्म हो जाएगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं आपका साइंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस का जब भी क्लास 10th का एग्जाम होता है, क्लास 10 तक का ग्रुप डी का एग्जाम होता है और किसी सब्सिडरी का एग्जाम होता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में सवाल नहीं आते हैं। मैं बता देता हूं आपके किससे सवाल आते हैं। विज्ञान, देखिए जो विज्ञान है उसमें आपको सबसे पहले साइंस में पढ़ना है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं धातु और इसको बोलते हैं गैर धातु।
देखिए जो बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप एटलीस्ट उसको खत्म कर लीजिए, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये करीब करीब आपको 10 से 15 दिन का समय ही लगेगा इतना टॉपिक कंप्लीट करने में। देखिए बहुत मैं सेलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरा है हमारा गैसेस फाउंड ऑन अर्थ, गैसेस फाउंड ऑन अर्थ, फाउंड ऑन अर्थ हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी पे पाई जाने वाली गैस है, पृथ्वी पे पाई जाने वाली गैस। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है जो साइंस में है वो पढ़ना है आपको कोल के बारे में, कोल एंड टाइप्स, कोयला और उसके प्रकार के बारे में। देखिए ज्योग्राफी में मैंने भी आपको यही चीज बताया था, अगर आप वहां पढ़ लेते तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, अगर आप यहाँ पढ़ते तो वहां छोड़ दीजिएगा, दोनों जगह एक ही कोल के बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो है आप एलिमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, एलिमेंट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। देखिए सबसे अच्छा धातु, सबसे बेकार धातु, सबसे बड़ी गैस, नोबल गैस कौन सी है, ये सब चीजों के बारे में देख लीजिएगा। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस और पृथ्वी पे सबसे कम पाई जाने वाली गैस, उसको भी एक बार देख ही लीजिएगा। ये सब चीजें बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये जो मैंने लिखा है ऊपर ये जो टॉपिक्स, ये रसायन विज्ञान से हैं, रसायन विज्ञान से हैं यानी कि केमिस्ट्री से है। मैं हल्का हल्का लिख दे रहा हूँ, आप सिर्फ टॉपिक नोट्स करके उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं फिजिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। फिजिक्स के बारे में यार बहुत कम चीजें हैं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है आपको लगभग एक ही दो चीजें हैं, जैसे मेजरमेंट टूल्स। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो नापने के लिए काम आती हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं माप उपकरण। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे थर्मामीटर है फीवर नापने के लिए, स्टैटिस्कोप है हार्ट बीट नापने के लिए। उसी तरह बहुत चीजें हैं, रजिस्टर स्केल नापने के लिए, भूकंप नापने के लिए, बाकी और भी चीजें हैं, बैरोमीटर वगैरह। तो आप उसके बारे में भी देख लीजिएगा वो सब चीज का यूज क्या होता है। और अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजी में जो आपसे पूछा जाने वाला है यानी कि जीव विज्ञान के बारे में, तो उसमें सबसे पहले जो आप कुछ पढ़िएगा चाहे नहीं पढ़िएगा वो पढ़ लीजिएगा रिलेटेड डिसीज के बारे में। रिलेटेड डिसीज कुछ बीमारियां होती हैं उनके बारे में देख लीजिएगा, और वो किस चीज से होती है ये उसको बोलते हैं बीमारियों को। दूसरा चीज है वो आप पढ़ लीजिएगा पॉल्यूशन के बारे में, जिसको बोलते हैं प्रदूषण, कि भैया ये प्रदूषण कैसे होता है, क्या चीज से होता है, सबसे ज्यादा किससे होता है, और हमारे शरीर को किस चीज से घाटा होता है, हमारे शरीर को किस चीज से हानि पहुंचती है। तो प्रदूषण में ये चीज भी देख लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज और ज्योग्राफी में बता दूं, देखिए ज्योग्राफी में जब आप इंडियन स्टेट्स करेंगे यानी कि भारतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं हमारे भारत के, वो सब याद रखिएगा। और हमारे बर्ड सेंचुरीज जितने हैं यानी कि पक्षी अभ्यारण्य, उसके बारे में भी याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा है जो हमारा बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं पक्षी अभ्यारण्य। सिर्फ आप इतना चीज कर लीजिएगा, आप देखेंगे कि आप ज्योग्राफी का पूरा 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन रह सकता है, बहुत रेयर चांस है, बट बहुत मुश्किल है कि क्वेश्चन कोई भी बचेगा। और अगला हम हिस्ट्री की बात कर लें, तो हिस्ट्री में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। अगला अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो सिर्फ आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं लूसेंट वगैरह जिससे पढ़ रहे हैं सिर्फ यही चीज पढ़िएगा, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपके पेपर में नहीं है। आप एक बार पढ़ के देख लीजिए और टेस्ट पेपर करके देख लीजिए। आपका जो सिलेबस है वो जनरल अवेयरनेस नहीं है, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज मतलब ऊपर की चीजें होती हैं, जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस मतलब चीजों घुस के पूछ सकता है, चीजों के अंदर से पूछा जा सकता है। और अभी मैं बताता हूं आपको उसके बारे में डिटेल में। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री में डिटेल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट वॉर्स, महत्वपूर्ण युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा भाई, भूलिएगा नहीं। दूसरा पढ़ना है इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में यानी कि महत्वपूर्ण सिक्के। तीसरा जो पढ़ना है वो आपको इंपॉर्टेंट टैक्स के बारे में यानी कि महत्वपूर्ण जो कर लगाए गए थे, आपको कुछ पता होगा, जैसे जजिया वगैरह लगाया गया था, तो जजिया किसने लगाया था, तो आप
इस तरीके का कुछ याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, तो जजिया किसने लगाया था, और भी बहुत सारे टैक्स हैं वो किसने लगाया था, उसके बारे में डिटेल्स एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि महत्वपूर्ण पोएट, इंपॉर्टेंट पोएट्स के बारे में, यानी कि कवि के बारे में। तो कवि के बारे में जब देखेंगे तो इनके लिटरेचर्स के बारे में देख लीजिएगा, कौन सी किताबें लिखे हैं, यानी कि यहीं पे जो आपका बनता है बुक्स और ऑथर देख लीजिएगा। हिस्ट्री का जो हमारा है बुक्स एंड ऑथर, किताबें और लेखक देख लीजिएगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी जो बुक्स एंड ऑथर आपको लूसेंट में दिया है वो स्टैटिक का पार्ट है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको। उसके बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री जो है, सबसे पहले अगर कोई लूसेंट वगैरह कुछ भी खोलेंगे तो जो सबसे पहले देखने को मिलेगा वो एंशिएंट है। एंशिएंट हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास बोलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत से देख लीजिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप सिर्फ ये नोट करते जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा घुस के नहीं पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा धातु इस्तेमाल किया गया था, यानी कि सबसे पहले मेटल कौन सा इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया गया, यानी कि सब पालतू जानवर सबसे पहला कौन सा रखा गया। उसके बाद जो आप देखेंगे वो बुद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हल्का सा देख लेंगे, यानी गौतम बुद्ध के बारे में और जैन महावीर के बारे में, और जैन धर्म के बारे में भी देख लेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। अब भैया ये क्या होता है? तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में क्या होता है? ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक। हिंदी पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, अभी सिर्फ आप नोट कर लीजिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में क्या देखना है कि कौन कुछ चीजें हैं, जैसे लाल किला कहाँ पे है, इंडिया गेट कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गोल गुंबज कहाँ पे है, और ये सब चीजें याद रखिएगा। और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन चीजों को किसने बनवाया है, इसको बनवाया था किसने, हमारे इतिहास में इसको किसने बनवाया। तो हिस्ट्री से ये सिलेक्टेड सिर्फ 5 से 6 टॉपिक हैं और करीब करीब आपको 1 से 2 दिन लगेगा, तो आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो 2 दिन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम चलते हैं तो देखिए जीएस से रिलेटेड इतना ही है। उसके बाद मैं आपको स्टैटिक जीके से पार्ट बता देता हूं और करंट अफेयर्स का बताता हूं। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि स्टैटिक जीके उसको बोलते हैं जो डेटा कभी बदलता नहीं है, यानी कि पुराना आप कुछ भी देख लीजिए वो सब चीजें स्टैटिक जीके होती हैं। तो स्टैटिक जीके में देखिए लूसेंट के पीछे मिसलेनियस दिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविध। मिसलेनियस दिया हुआ लूसेंट में आपने देखा होगा, पीछे विविध दिया है उसके। तो अब उसको कुछ लोग पूरा रटने में बैठे हैं, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है भाई, आपके पेपर में उतनी चीजें नहीं आएंगी। मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, आप सिर्फ वो देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज देख लीजिएगा, नोबेल प्राइज जिसको बोलते हैं नोबेल पुरस्कार। अब इसमें क्या देख लीजिएगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसको मिला, पूरे हमारे भारत में सबसे पहले किसको मिला, अभी रिसेंटली किसको मिला था, लास्ट ईयर किसको मिला है, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे नेशनल सिंबल्स को देख लीजिएगा, नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह में सारा चीज देख लीजिए, जैसे चक्र वगैरह है जो हमारा झंडे के बीच में है, झंडे के बारे में भी देख लीजिएगा। हमारा नेशनल एम्बलम का रेशियो क्या है, झंडा कैसा होता है, कौन कौन से रंग होते हैं, और हमारे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, पानी का पक्षी, ये सब चीजें भी देख लीजिएगा कि हमारा ये सब चीजें क्या है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा देख लीजिएगा कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये हो गया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान किसने लिखा और किसने गाया और कब गाया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पास्ट एंड अपकमिंग इवेंट्स। पास्ट क्या होता है, पिछले और आने वाले आयोजनों के बारे में,
अब भैया ये क्या है, तो आयोजन के बारे में देख लीजिएगा, इवेंट्स के बारे में, यानी कि पिछला ओलंपिक्स कहाँ हुआ था और अगला ओलंपिक्स जो होगा कहाँ होगा, पिछला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, पिछला जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, अगला जो अभी होगा वो कहाँ होगा, पिछला T20 कहाँ हुआ था, अगला T20 कहाँ होगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन देख लीजिएगा, 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम उसके बारे में बात करें तो एशियन गेम्स जिसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है वो गेम्स तो आप जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके बाद इसमें आपको कुछ और दिखने को मिलेगा, बुक्स एंड ऑथर देख लीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर यानी कि किताब और उसके लेखक, किताब और लेखक, लेखक। उसके बाद जो आपको देखना है वो देख लीजिएगा अवार्ड्स, अवार्ड्स, अवार्ड्स मतलब हो गया पुरस्कार। पुरस्कार अगर बोले तो जैसे खेल में भी जो पुरस्कार दिया जाता है वो भी देख लीजिएगा, और भारत सरकार जो पुरस्कार देती है वो भी देख लीजिएगा, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब चीजें किस लिए दी जाती हैं और किसको दी जाती हैं और अभी किसको मिला था और सबसे पहले भी किसको मिला था वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद डिफेंस का देख लीजिएगा, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस यानी कि सेना से रिलेटेड देख लीजिएगा। अब सेना से रिलेटेड क्या देखना है भाई, कुछ आर्टिलरी है, मतलब कुछ बम है, कुछ बारूद है, जैसे कुछ मिसाइल्स हैं, अग्नि 4, अग्नि 3, इस टाइप के कुछ मिसाइल्स हैं, अग्नि पृथ्वी, तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा कि वो क्या है, उसका टेस्टिंग क्या हुआ है। कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ टेस्ट किए गए थे भारत में, उस टेस्ट का नाम क्या है, वो सब चीजें भी देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो आप देख लीजिएगा हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो राज्य हैं, प्लस हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम, और वहां के जो गवर्नर हैं उनके नाम, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं उनके नाम, ये सब आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेंगे तो आप मान के चलिएगा कि आपका जो जीके है, आपका जो जीएस का पार्ट है जो आने वाला है, जीएस तो नहीं है सॉरी, जीके का पार्ट है, वो आपको स्कोर अच्छा खासा करवा देगा। जितना भी बनेगा करीब करीब आप उसका 80 to 90% स्कोर आराम से उठा लेंगे। बाकी अगर आपको इसके बाद टाइम मिले तो आप बिल्कुल और भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, बट मेरा सजेशन यही है कि अगर 2020 में नौकरी चाहिए तो भैया सबसे पहले जो है जो मैंने बताया है इसे पढ़ लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं देखिए फालतू के वीडियोस में यूट्यूब पे बना के नहीं डालता कि ये पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा और ये 40 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 क्वेश्चन पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, 400 क्वेश्चन पढ़ने से भी किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चीजें वही है कि बार बार आप रिवाइज करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला हम चलते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा डाउट है कि करंट अफेयर्स को लेकर, मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं। करंट अफेयर्स, तो भैया जो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपके टॉपिक के लिए इररिलेवेंट चीज है, आपके मतलब की चीज नहीं है। और रही बात जो आपके पेपर में पूछी जाती है, जो एनसीएल के पेपर में कभी भी पूछी गई है या सीआईएल के पेपर में कभी भी जो पिछला रिकॉर्ड देख लेंगे तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पिछले बार भी आपने 1-2 क्वेश्चन देखा होगा जो कुछ लोगों को लग रहा था करंट अफेयर्स से, बट वो करंट अफेयर्स की चीजें नहीं थी। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो मैं एग्जाम से करीब करीब 10 दिन पहले या 15 दिन पहले मैं 2 वीडियो डालूंगा, कुछ 1-1 घंटे के, 2 वीडियो 1-1 घंटे के डालूंगा। अगर आप सिर्फ वो देख लीजिए तो करंट अफेयर्स अगर कैसा भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, बट यहाँ से वेटेज 0 है। अभी फिलहाल में मान कर चलिए कि करंट अफेयर्स आपके सवाल नहीं आने वाले हैं। बाकी भैया आपके पास बहुत समय है, आप बिल्कुल पढ़िए। बाकी अगर किसी को लग रहा होगा कि भाई आपके पास 60 दिन का समय नहीं है, आपके पास 600 दिन का समय है, आपको अगले साल देना है एचईएम, तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए जैसे पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का पढ़िए या एसएससी का पढ़िए। तो आगे चलते हैं, हम अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग जो वहां बोल रखा है तर्क शक्ति में, वहां उन्होंने कुछ सिलेबस नहीं बताया है, तो ये मान के चलिए कि जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ना है, बट टाइम को देखते हुए आपको कुछ चीजें सबसे पहले कंप्लीट करनी, जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला का सीरीज। जैसे कि वर्णमाला के सीरीज क्या होता है, जैसे कि आपको दिया रहता है ए बी, फिर अगला बोलता है बी सी, फिर अगला होता है सी डी, फिर अगला आपसे पूछता है क्या होगा, तो इसी तरीके की सीरीज होती है उसको बोलते हैं वर्णमाला का सीरीज। फिर अगला जो होता है हमारा नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला, ये क्या होता है, कुछ नंबर होगा 2, 4, 8, फिर अगला पूछ देगा कि अगला भैया बताओ कि अगला क्या होगा, तो उसको बोलते हैं नंबर सीरीज। एनालॉगी समानता होता है, कुछ चीजें दे देगी जैसे कि बी सी डी ये किसके बराबर है, तो ई एफ जी के बराबर है, तो भैया बताओ एच आई जे जो है किसके बराबर हो जाएगा,
तो ये होता है एनालॉगी टाइप की चीजें कि समानता के बारे में। तो रीजनिंग में एटलीस्ट कम से कम इतना कर लीजिए। बाकी अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप और भी पढ़ लीजिएगा, बट मैं अभी आपको वो 3 बातें बताऊंगा जो आपको करनी है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मैथ्स और ट्रैफिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैथ्स की बात करें तो सिलेबस तो आपने देखा होगा जो एनसीएल का सिलेबस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कुछ कीजिए या मत कीजिए, सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर प्रतिशत खत्म कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खत्म कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी भी खत्म कर लीजिएगा, प्रॉब्लम ऑन एजेस आयु संबंधित प्रश्न आपने देखे होंगे कि एनसीएल या सीआईएल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी से होते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आप खत्म कर ही लीजिएगा। बाकी मैंने इसमें आपको दिया नहीं है कुछ कुछ चैप्टर, जैसे इसमें टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, समय एवं कार्य, क्योंकि पिछले एग्जाम में 2 क्वेश्चन था, इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन था पिछले एग्जाम में, इसलिए आप इसे भी खत्म कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसके अलावा टाइम मिले तो बिल्कुल थोड़ा सा देख लीजिएगा मैथ्स के लिए बिल्कुल मना नहीं करूंगा आपको देखने के लिए, क्योंकि देखिए सिलेबस आपको बताया हूं कि पिछली बार मैथ जो है 15 नंबर का आया था, तो इस बार मैथ 30 नंबर का भी बन सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार जो एनसीएल का सिलेबस था, जो क्वेश्चन पेपर बना था, वो कुछ जल्दीबाजी में बना था। इस बार कुछ चीजें अगर सेट हो गई और सेट करके बनाएंगे तो भाई जीएस और मैथ का जो वेटेज होता है वो बराबर हो जाएगा, और फिर जिनका मैथ कमजोर है उनको दिक्कत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना आखिरी जो है ट्रैफिक अवेयरनेस। तो ट्रैफिक अवेयरनेस में देखिए आपको पढ़ना क्या है भाई। ट्रैफिक अवेयरनेस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो देखिए जो मेंशन कर रखा है मैंने, आपको यहाँ यातायात संकेतों का ज्ञान होना चाहिए, तो भाई ये बिल्कुल होना चाहिए। जो आप सिग्नल्स कुछ इस तरीके के देखते हैं, उसमें कुछ लिखा रहता है, ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, उसमें कुछ 3 तरीके की लाइट होती है। वो लाइट चीजें क्या बताती हैं, व्हीकल के वेट के बारे में, यानी कि वाहन के वजन के बारे में, एलएमबी और एचएमबी में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इग्निशन नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है आपको, यानी कि आपको BS4 और BS6 इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि भैया BS4 और BS6 क्या है, कब लागू हुआ था, सबसे पहले कब आया था, चीजें है क्या। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रैफिक रूल्स, यानी कि यातायात के नियम। जब आप यातायात के नियम पढ़ेंगे उसके साथ सेफ्टी के नियम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यातायात के साथ सेफ्टी की जरूरत है आपको। आपके पेपर में सेफ्टी से रिलेटेड भी सवाल देखने को मिला था। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे व्हीकल इंश्योरेंस एंड टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट है वाहन बीमा और इसके प्रकार। इसके साथ साथ आप कुछ और पढ़ लीजिएगा, जैसे फॉर्म्स, मैंने फॉर्म्स पे एक वीडियो बनाया था, फॉर्म पे एक वीडियो बनाया है, तो वीडियो देख लीजिएगा। सिर्फ जितने फॉर्म मैंने आपको 13 से 14 फॉर्म बता रखे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो पढ़ना है फॉर्म में आपको 2 चीजें बताई थी, एक होते हैं लाइसेंस के फॉर्म और एक होते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म, वो दोनों आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988, और उसके बाद एक और जो हमारा नया आया था मोटर वाहन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2019 में आया था, उसके बारे में देख लीजिएगा। यानी कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम ये कब आया था भैया, 2019 में। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इंश्योरेंस के बारे में तो देख ही लीजिएगा, ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक लाइट्स के बारे में देख लीजिएगा भाई। पिछले पेपर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, इस पेपर में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो व्हीकल का वेट है इससे सवाल बहुत ज्यादा मोटर व्हीकल एक्ट में करीब 2 से 3 ही बनते हैं। इग्निशन नॉर्म्स के बारे में बात करें तो इससे भी सवाल करीब 2 से 3 ही बनते हैं। नॉलेज ऑफ सिग्नल्स से बात करें तो करीब 90 से 100 सवाल बनते हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा चांस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी वाहन बीमा इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि इससे कुछ स्पेशल टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, करीब 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो फॉर्म्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो आरटीओ के बारे में देख लीजिएगा भाई, आरटीओ का फंक्शन क्या होता है, आरटीओ का काम क्या होता है। और देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि आरटीओ का फुल फॉर्म जो होता है रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस नहीं होता है। देखिए आरटीओ का फुल फॉर्म दोनों होता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस भी बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी बोलते हैं। डिपेंड होता है लोकेशन टू लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे चीजें अलग अलग बोली जाती हैं। आपके एरिया में, हमारे एरिया में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं, बट बहुत जगह बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो अभी के लिए इन चीजों को छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ दोनों याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म आपके पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाने वाला है, आप इसके फंक्शन के बारे में देख लीजिएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि आप वो 3 ऐसे कौन से काम करें कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए।
देखिए मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ, सिर्फ आपको 3 बातें फॉलो करनी है और आपका सिलेक्शन 100% है। मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे। पेपर के बाद भी हम लोग चीजें डिस्कस कर लेंगे कि भैया क्या हुआ, पेपर दिया था आपने। जो सबसे पहली चीज है, जो मैंने सिलेबस बताया है आपको, जो सिलेबस बताया है इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करना है, आप एक बार कंप्लीट करके देख लीजिए और जहां से आपका मर्जी हो मॉडल पेपर उठा लीजिए, एनसीएल के लिए जो भी बने हैं, और आप अपना स्कोर देख लीजिएगा, 90+ आ रहा होगा। नहीं तो मैं तो अवेलेबल हूं ही यार, मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा काम करना है आपको, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल रखना है। सेलेक्टिव मटेरियल्स प्लस आपको करीब करीब 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर सेल्फ स्टडी। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। सेलेक्टिव मटेरियल मतलब ज्यादा बुक्स प्रेफर मत कीजिए, करीब करीब 1 बुक रखिए सिर्फ अपने पास, 2-3 बुक से मत पढ़िए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा आपका। और 6 से 8 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं ये बात उनको भी बोल रहा हूँ जो मेरे से प्रीमियम बैच में पढ़ रहे हैं और करीब करीब 5 से 6 घंटा मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो भैया आप लोगों को भी 6 से 8 घंटा खुद से ही पढ़ना है। आप मेरे से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बट आप अपने से भी 6 से 8 घंटे पढ़िए। और जो बच्चे यूट्यूब से या किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप कोई भी स्टडी मटेरियल्स प्रेफर करिए, प्लस आप 6 से 8 घंटे एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आप पढ़िए ही। और जो तीसरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, इसे तो जरूर कर लीजिएगा। जो ऊपर मैंने चीजें बताई हैं, ये सब जो चीजें बताई हैं, इसके सिर्फ 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा। 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो करीब करीब बहुत कम चीजें हैं। मतलब आपको पढ़ने में, सिलेबस खत्म करने में करीब करीब आपको 10 से 12 दिन लगेगा, अगर टोटल जो मैंने सिलेबस बताया है। और उसे रिवाइज करने में यार, कोई चीज अगर हम 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो उसको रिवीजन हम 4 दिन में कर सकते हैं, और तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो 2 दिन में हो जाएगा, और नेक्स्ट बार करेंगे तो 1 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, और शायद 5वीं बार करें तो शायद 2 से 3 घंटे में हम पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ये 3 काम एटलीस्ट, जिसे सिलेक्शन चाहिए तो वो कर लीजिएगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्म अगली बार आएगा, फॉर्म उसके बाद भी आएगा, एग्जाम होते रहेंगे, आप पैसे देते रहिएगा, फॉर्म भरते रहिएगा, और सिलेक्शन कभी ना कभी तो होगा ही भाई। बाकी यार, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। जो चीजें बताया है, जो स्टूडेंट सीरियस हैं तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है तो भाई आपके लिए तो कोई बात नहीं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और अगर जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया दिक्कत है, चीजें लग रही है, नहीं हो पाएंगी, कॉन्फिडेंस वो चीज नहीं आ पा रहा है अपने अंदर, तो मैंने ये अपना नंबर दे रखा है भाई, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कि कांटेक्ट के मतलब कॉल के अलावा आप मुझे व्हाट्सअप करें, बिकॉज क्लासेस बहुत लेते रहता हूँ दिन भर, तो बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ आजकल। बट आपके मैसेज का रिप्लाई मैं 100% दूंगा, वो मेरी गारंटी है। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, या मुझे आप क्वेश्चन भेजिए, या मुझे कुछ डाउट कुछ भेजिए, या आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो। और अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे तो मैं बिल्कुल एक बैच स्टार्ट करूंगा, करीब करीब 27-28 तारीख को मेरा प्लान है। और उसमें आपका पूरा सिलेबस, क्रैश कोर्स के तरीके का मैं पूरा सिलेबस आपका 1 महीने में सिलेबस के साथ साथ रिवीजन दोनों चीज करवा दूंगा। अगर सफिशिएंट स्टूडेंट्स होते हैं तो मैं बिल्कुल उसे स्टार्ट करूंगा। बाकी यार, पीडीएफ वगैरह मैं आज से शेयर करने जा रहा हूं अपने टेलीग्राम के चैनल पे, जो हमारा ये है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्योंकि अब एग्जाम करीब आ गया तो अब चीजें पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई ज्यादा करना होगा, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे भी आप जुड़े हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, गुड बाय एंड टेक केयर।